नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वो भी अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों हम लोग जो है भारतीय इतिहास के विषय में पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों हमारी कोशिश यही है कि भारतीय इतिहास के उन टॉपिक्स जिनसे जो है लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर के आए। तो आज उसी क्रम में हम लोग राजपूत राजवंश के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं दोस्तों। 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक तो 8वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के मध्य भारतीय इतिहास के पटल पर एक ऐसे जो है राजवंश का प्रादुर्भाव होता है जो अत्यंत ही वीर और साहसी होते हैं। तो चूंकि इस 8वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में जितने भी शासक हुए किसी न किसी जो है हमारे राजपूत वंश से संबंधित थे, इसलिए हम इस 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के काल को राजपूत काल या राजपूत राजवंश की संज्ञा देते हैं। दोस्तों हम लोग जो है राजपूतों के उत्पत्ति के जो डिफरेंट विभिन्न सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो राजपूतों की जाति है या उनका उद्भव है ये अभी सुनिश्चित नहीं है। हाँ, हम लोग जो है पृथ्वी चंद्र बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, तो उनके अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार जो है जब ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ से 4 राजपूत जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। तो उनमें जो है कुछ प्रमुख थी पाल, गुर्जर, प्रतिहार में से आज पाल वंश के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे हम लोग? पाल वंश के विषय में, क्योंकि पाल वंश से अच्छे खासे प्रश्न बन जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पाल वंश। अच्छा, पाल वंश में क्या था? 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही, तो ध्यान देना है दोस्तों, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूरे बंगाल में जो था एक तरह की अव्यवस्था फैल गई थी, क्योंकि वहां पर जो है कोई अभी शक्तिशाली या मजबूत शासक नहीं था जिसका लाभ उठा करके जो पड़ोसी राज्य थे उन्होंने क्या किया, बंगाल पर जो है आक्रमण किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे के पूरे बंगाल में एक तरह के आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई थी। अच्छा, इस अवस्था में देखे बंगाल को जो है उस समय पौंड्र कहा जाता था। तो ध्यान देंगे बंगाल की जो उपमा थी उस समय क्या थी? पौंड्र थी, क्योंकि कई बार ये तथ्य भी पूछ लिया गया है। इसको पौंड वर्धन भी कहीं कहीं पर कहा गया है। तो अगर ये शब्द आपके सामने आए तो इसको नोट कर ले, क्योंकि कभी ये प्रश्न भी बना है कि पौंड वर्धन के नाम से जाना जाता था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? बंगाल को। तो इस तथ्य को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पौंड या हम उस उत्तरी बंगाल पे कश्मीर के जो है ललितादित्य मुक्ता पिंड, ललितादित्य
दित्य मुक्ता पिड। और जो है कन्नौज के शासक थे यशो बर्मन। तो इन दोनों ने क्या किया, वहां पर आक्रमण किया और इस तरह से पूरे के पूरे बंगाल में क्या था, एक तरह की आंतरिक स्थिति उत्पन्न हो गई। और वहां के जो सरदार थे और लोग थे, तो लोगों ने क्या किया, गोपाल नाम के एक व्यक्ति को, किसको, गोपाल नाम के एक व्यक्ति को, गोपाल नाम के व्यक्ति को वहां का शासन सौंप दिया। तो ध्यान देंगे किस लोगों ने, यानी वहां के जो तत्कालीन सरदार थे और जनता, तो इन लोगों ने मिलकर के क्या किया, गोपाल को स्वेच्छा से अपना शासक चुना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गोपाल थे एक निर्वाचित शासक थे और इन्हीं गोपाल ने जो है पाल वंश की स्थापना की। तो अगर प्रश्न यहां से क्या बन सकता है, पाल वंश का संस्थापक था। क्या प्रश्न बनेगा, पाल वंश का संस्थापक था। तो यहां से आपका उत्तर क्या होना चाहिए, गोपाल। तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी। तो गोपाल के विषय में हम कुछ तथ्यों के विषय में पढ़ेंगे। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल, यानी इनका जो कालक्रम है 750 से 770 ईस्वी तक। अच्छा, तो हम लोगों ने जैसा कि देखा कि गोपाल का जो निर्वाचन है वो बंगाल की साधारण जनता ने किया था, जब बंगाल में पूरी तरह से क्या थी, आंतरिक अशांति थी। अच्छा, गोपाल के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो पहला ये, तो बंगाल में पाल वंश की स्थापना का श्रेय गोपाल को जाता। अच्छा, बंगाल में उस समय जो आंतरिक अशांति थी उसको जो है मत्स्य न्याय कहा गया। तो ये तथ्य भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बंगाल में उस समय में जो आंतरिक अशांति थी उसे जो है मत्स्य न्याय कहा गया है। अच्छा, और गोपाल के विषय में ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं, बस इतना ही जानना है कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। ठीक है। अच्छा, तिब्बती लामा व इतिहासकार तारानाथ, तो ये एक तिब्बत के बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। तारानाथ के अनुसार जो है गोपाल जो थे वो बौद्ध धर्म अनुयायी थे और इन्होंने ओदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया। ओदंतपुरी बिहार, तो इस तथ्य को आप लोग ध्यान देंगे कि इन्होंने क्या किया था, ओदंतपुरी बिहार का निर्माण कराया था। तो इससे इस तथ्य का पता चलता है कि गोपाल जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अच्छा, 1770 में इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद से जो है पाल वंश के सबसे जो है प्रमुख और प्रतापी शासक धर्मपाल के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि धर्मपाल से जो है काफी सारे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलें अब हम लोग धर्मपाल के विषय में पढ़ेंगे। हाँ,
धर्मपाल 1770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक। तो गोपाल की मृत्यु के बाद जो है पाल वंश के जो अगले शासक हैं धर्मपाल है, और ये पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं। तो शासक थे, ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। अच्छा, 11वीं शताब्दी के, ध्यान देंगे, 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि शोड्डल नाम था उनका, ने इनको उत्तरापथ स्वामी कहा है। तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि किसने जो है धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी। तो क्या होना है, क्या है आंसर, 11वीं शताब्दी के जो है गुजराती कवि शोड्डल ने। ये गुजरात के एक बहुत फेमस या प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी। चले आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ तथ्यों को जानते हैं। हाँ, ध्यान देंगे, धर्मपाल को इनके लेखों में परम सौगात की उपाधि दी गई है, परम सौगात कहा जाता था। तो कभी कभी प्रश्न ये बन सकता है कि निम्नलिखित में किसकी उपाधि परम सौगात थी। तो परम सौगात किनको कहा जाता था, धर्मपाल को। तो ये प्रश्न भी एक दो बार पूछा गया है, तो आप लोग इस तथ्य को भी नोट कर लीजिएगा। दूसरा, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये एक प्रमुख तथ्य है जो लगभग कई सारे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको ध्यान देंगे, पाल वंश से अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो पाल वंश की स्थापना और दूसरी ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर के ज्यादा प्रश्न बने हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो प्रश्न यहां से सीधा क्या बनता है, विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। कहां पर की थी, भागलपुर बिहार में। तो इस तथ्य को भी देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी, भागलपुर बिहार में। इसके साथ साथ इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, जो उस समय भारत का जो है प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, जहां पर वेनशांग जो है अध्ययन करने के लिए आए थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान कराया था। और नालंदा विश्वविद्यालय के जो है खर्च के लिए इन्होंने 200 गांवों का जो है राजस्व दिया था। हाँ, तो यहां से जो हमारा इंपॉर्टेंट तथ्य बनना है वो क्या है, यानी पहला तथ्य ये है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने। कहां पर, भागलपुर बिहार में। इसके साथ साथ इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया था या मरम्मत कराई थी, और उसके साथ साथ जो है नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांवों का जो है राजस्व दान में दिया था। तो ये जो है यहां से इंपॉर्टेंट तथ्य बने। फिर एक और तथ्य जो है, चूंकि
जो हमारे धर्मपाल हैं ये भी जो है बौद्ध धर्म अनुयायी ही थे, लेकिन ये पर्याप्त रूप से धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। अगला जो तथ्य है हरिभद्र शूरी। हरिभद्र शूरी ये कौन थे? एक प्रमुख बौद्ध लेखक थे। तो हरिभद्र शूरी जो थे कौन थे? एक प्रमुख बौद्ध लेखक। इनकी राज्यसभा में इनको स्थान मिला था। तो जो है हरिभद्र शूरी के विषय में भी प्रश्न बन सकता है कि धर्मपाल की राज्यसभा में कौन बौद्ध लेखक थे? तो क्या है? हरिभद्र शूरी। तो जितने भी मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण जो हमारे धर्मपाल से बन सकते हैं उन सब का मैंने जिक्र यहाँ पर कर दिया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हम लोग अगले पाल शासक, यहाँ पर एक तथ्य और इसमें आप लोग जोड़ लेंगे कि धर्मपाल के समय में ही जो है ये कन्नौज का जो त्रिपक्षीय या त्रिकोणमितीय संघर्ष था, या जिसको त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं, प्रारंभ हुआ था। तो पूछ सकता है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि जो है कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष के समय में, प्रारंभ के समय में पाल वंश का शासक था। तो धर्मपाल थे। और लेकिन जो है इस त्रिकोणीय संघर्ष में ये राष्ट्रकूट उस समय जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति हुआ करते थे। तो उसी राष्ट्रकूट शासक थे ध्रुव। तो ये राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गए थे। तो इस तथ्य को भी ध्यान रखेंगे, यानी जो है त्रिकोणीय संघर्ष। और ये त्रिकोणीय संघर्ष किसके लिए हुआ था? कन्नौज पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए उस समय की तीन जो प्रमुख शक्तियां थी, दो उत्तर भारत की, एक तो हमारे पाल, दूसरे गुर्जर प्रतिहार, और तीसरे जो है दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट। तो उस पे जो है अपने प्रभुत्व को लेकर के इन तीनों के बीच जो संघर्ष हुआ उसे इतिहास में त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है, जिसमें अंतिम रूप से जो है गुर्जर प्रतिहार लोग विजयी होते हैं। तो उसी संघर्ष के दौरान ये राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से क्या हुए थे? पराजित हो गए थे। चले अगले तथ्य की। देवपाल 810 से 850 ईस्वी। धर्मपाल की मृत्यु के बाद जो है उनका पुत्र देवपाल जो है ये पाल वंश का उत्तराधिकारी बना, और इन्होंने 810 से लेकर के 850 ईस्वी तक शासन किया। अच्छा, इन्होंने उस समय के प्राग ज्योतिषपुर यानी असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इनके विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कि देवपाल ने प्रयाग ज्योतिषपुर, असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। दूसरा चीज, इन्होंने अपनी राजधानी का परिवर्तन कर दिया और इनकी जो राजधानी थी अब मुंगेर हो गई। तो इन्होंने मुंगेर को
राजधानी बनाया। फिर इन्होंने भी क्या किया, परम सौगात की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। अच्छा, 9वीं सदी के मध्य में, ठीक है, सुलेमान नाम का अरब यात्री जो है पाल वंश में आया था। तो ध्यान देंगे उस समय कब, यानी 9वीं शताब्दी के मध्य में कौन, सुलेमान नाम का अरब यात्री। तो सुलेमान कहाँ का रहने वाले थे, अरब के रहने वाले यात्री थे। और ये जो है पाल वंश की, या जो हम कह सकते हैं पाल साम्राज्य, तो यहां पर ये आए हुए थे कब, 9वीं शताब्दी के मध्य में। देवपाल ने वीरदेव को, ध्यान देंगे, देवपाल ने वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य, किसको, वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य नियुक्त किया। महिपाल प्रथम, पाल वंश का जो है, महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में पाल वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि उन सारे तथ्यों का इसमें समावेश करूं। अगर फिर भी कुछ तथ्य छूटे हो सकते हैं तो इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। और फिर अगली वाली वीडियो में हम लोग जो है इसके संबंधित कुछ और तथ्यों और गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों के विषय में चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े और हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे तथ्य ला सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद।